कला के तत्व। देखिए इससे पहले जो हमारी तीसरी क्लास थी, ठीक है, उसमें जो है कला की तीसरी क्लास में, फंडामेंटल की तीसरी क्लास में हमने जो है कला के 6 अंग जो हैं उनके बारे में बता दिया था। आज जो है कला के तत्व के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। कला के तत्व के बारे में पढ़ेंगे। रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, अंतराल। रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, अंतराल, ये 6 हमारे कला के तत्व हैं। हम इन्हीं के बारे में जो है आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं तत्वों को जो है लिखिए। कला के कुल 6 तत्व हैं। कला के कुल 6 तत्व हैं, ठीक है। कला के कुल 6 तत्व हैं, कौन कौन से? रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, अंतराल। रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, अंतराल, ये जो आपके कला के तत्व पाए जाते हैं वो यही है। यानी कि इन्हीं तत्वों से मिल करके जो है हमारा चित्र निर्मित होता है। इन्हीं तत्वों को मिला करके जो हमारा चित्र निर्मित होता है, इन्हीं के बारे में जो है हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेखा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेखा, ठीक है। रेखा की देखिए अगर परिभाषा हम देखें, ठीक है, रेखा को अगर एक लाइन में हम समझें, ठीक है, रेखा को अगर हम एक लाइन में समझें तो इसको हम लिखेंगे रेखा दृश्य अभिव्यक्ति का। रेखा दृश्य अभिव्यक्ति का, इसको भी हम बता देंगे क्या है, ये लाइन का मतलब क्या है। रेखा दृश्य अभिव्यक्ति का सबसे सरल, सबसे प्राचीन, सबसे सरल, सबसे प्राचीन एवं सबसे सरल, सबसे प्राचीन एवं सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण साधन है। सबसे महत्वपूर्ण साधन है, ठीक है। आगे देखेंगे रेखा दृश्य संप्रेषण का प्राथमिक साधन है। सबसे पहले हमें चित्र में क्या दिखाई देता है? रेखा दृश्य अभिव्यक्ति, यानी कि जो हमारा दृश्य होता है सामने, ठीक है, अभी आपके सामने जो भी दृश्य दिख रहा है, ठीक है, सबसे पहले उसकी हमें आउटलाइनिंग दिखती है। सबसे प्रमुख माध्यम में हमारा रेखा इसीलिए माना जाता है क्योंकि जब भी किसी चीज़ की अभिव्यक्ति हम करते हैं तो दृश्य की अभिव्यक्ति करते हैं या किसी भी चीज़ों का, तो रेखा सबसे पहले दिखाई देता है। रेखाओं का आकार प्रकार हमें सबसे पहले जो है दिखाई देता है और यही कारण है कि सबसे प्राचीन जो हमारा माध्यम है वो हमारा रेखा है। कैसे प्राचीन माध्यम है? कलर तो प्रागैतिहासिक काल के बाद आए हैं ना, कलर जो है प्रागैतिहासिक काल के बाद आए हैं, या प्रागैतिहासिक काल के नवपाषाण काल में जो है हमारे कलर भरने लगे थे, ठीक है। लेकिन हमें जो है रेखाओं का सबसे पहले प्रयोग प्रागैतिहासिक काल में देखने को मिलता है, ठीक है, रेखाओं का। इसीलिए रेखाओं को ही जो है सबसे प्राचीन माध्यम माना जाता है। रेखा दृश्य संप्रेषण का, यही बात आ गई। पुनः रेखा दृश्य संप्रेषण का सबसे, दृश्य संप्रेषण का सबसे प्राथमिक साधन है, सबसे प्राथमिक साधन है, ठीक है। आगे देखेंगे रेखा 2 प्रकार की होती है। रेखा 2 प्रकार की होती है।
रेखा दो प्रकार की होती है। रेखांकन, रेखांकन 8 प्रकार की होती है। रेखा के प्रभाव, रेखा के प्रभाव 7 प्रकार के होते हैं। क्लियर? बहुत ध्यान देने वाली बात है। ये जो हमारे 3 पॉइंट हैं अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, रेखा 2 प्रकार की होती है, रेखांकन 8 प्रकार की, ये हमें बिल्कुल याद रखना। कई बार अंदर ना जा करके ऊपर से ही जो है प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए रेखा की परिभाषा अगर हम देखें, रेखा की परिभाषा देखें तो क्या होगा, लिखिए। बिंदु दृश्य कला की सबसे छोटी इकाई होती है। बिंदु दृश्य कला की सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, एक बिंदु का विस्तार रेखा होता है। एक बिंदु का विस्तार रेखा होता है। मान लीजिए हमारी बिंदु है, इसका विस्तार बढ़ता जाएगा, ठीक है, और ये रेखा का रूप ले लेगा। एक बार आपके नेट में प्रश्न भी आया है 18 की 19 में, ठीक है, बिंदु की अनंत, ठीक है, तीव्रता से जो अनंत बिंदु आगे बढ़ेगा तो वो किसका रूप लेता है या उसे हम क्या बोलेंगे, ठीक है, तो उसको जो है रेखा सही कराया गया था। 18 की 19 में प्रश्न आया है, अगर आप लोग पेपर सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, तो अनंत बिंदुओं के विस्तार को, यहाँ चाहे एक बिंदु लिखा है, चाहे अनंत बिंदु अगर बढ़ते जाएंगे, बिंदु अगर अनंत रहेंगे तब भी वो रेखा का जो है प्रभाव हमें मालूम होता है। आगे देखेंगे, विस्तार रेखा होती अर्थात दो बिंदुओं के बीच की दूरी को, अर्थात दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, जो गति व लंबाई को प्रदर्शित करती है। जो गति व लंबाई को प्रदर्शित करती है। जो गति व लंबाई को प्रदर्शित करती है। रेखा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। रेखा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। नंबर एक सरल रेखा, इसी को कहते हैं, सरल रेखा को औपचारिक रेखा, सरल रेखा को ही कहते हैं औपचारिक रेखा। औपचारिक रेखा। इसके बाद से आपका नंबर 2 पे है वक्र रेखा, और इसी को कहेंगे अनौपचारिक रेखा। अनौपचारिक रेखा, अनौपचारिक रेखा। ये दो प्रकार की जो है रेखाएं होती हैं, सरल रेखा और वक्र रेखा। ठीक है, इन्हीं दोनों के बारे में जो है हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए इन्हीं के बारे में समझेंगे। ये जो आपकी सरल रेखा है और वक्र रेखा है, इन दोनों में जो है हम अंतर देखेंगे। ये क्या है,
जानते हैं ये सरल रेखा है हमारी। नॉर्मली इस सरल रेखा को हम औपचारिक रेखा कहते हैं और इसी को हम ज्यामितीय रेखा बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं ज्यामितीय रेखा। रीजन इसका ये है कि इसको इसलिए ज्यामितीय रेखा बोल सकते हैं क्योंकि जो है इसकी इस रेखा की प्रयोग हमेशा जो है मकान बनाने में, मंदिर बनाने में या भवन बनाने में, यही कारण है कि इसको जो है स्थापत्य रेखा बोलते हैं। इसी को जो है वस्तु रेखा बोलते हैं या स्थापत्य रेखा जो है इसी को बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहीं पे और ये हमेशा जो है यंत्रों की सहायता से खींची जाती है। लेकिन जब यहीं पे आपकी वक्र रेखा होगी, यानी कि इसको हम लयात्मक रेखा बोल सकते हैं वक्र रेखा को, और ये बिना यंत्रों के खींची जाती है और ये जो है आपकी इसमें कोमलता, गतिशीलता, लहरदार, मोटी, पतली, विविध प्रभाव वाली जो है ये हो सकती है, ठीक है। ये दोनों में मुख्य अंतर है, तो इसको जो है हम लोग लिख लेंगे। लिखिए, नंबर 1 सरल रेखा, औपचारिक रेखा। सरल रेखा, औपचारिक रेखा जो है इसको हम बोलेंगे, ठीक है। लिखिए, इस प्रकार की रेखाओं को सामान्यतः ज्यामितीय रेखाएं तथा स्थापत्य रेखाएं भी कहते हैं, ठीक है। ये रेखाएं ज्यामितीय यंत्रों की सहायता से बनाई जाती हैं। ये रेखाएं ज्यामितीय यंत्रों की सहायता से बनाई जाती हैं। आगे देखेंगे नंबर 2 पे, वक्र रेखा, इसको कहते हैं अनौपचारिक रेखा। अनौपचारिक रेखा, लिखिए, ये रेखाएं बिना यंत्रों के प्रयोग के, ये रेखाएं बिना यंत्रों के प्रयोग के बनाई जाती हैं तथा यह कोमल, लहरदार, मोटा पतला, ठीक है, गतिशील, प्रभावों वाली हो सकती हैं, ठीक है, गतिशील प्रभाव वाली हो सकती हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, कभी कभी ऐसा होता है, पॉइंट्स में लिखेंगे, कभी कभी
ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि दो या दो से अधिक बिंदुओं, कभी कभी ऐसा होता है कि दो या दो से अधिक बिंदुओं, ये रेखाएं बिना यंत्रों के प्रयोग के बनाई जाती हैं तथा यह कोमल लहरदार मोटा पतला गतिशील प्रभाव वाली हो सकती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि दो या दो से अधिक बिंदुओं के बीच कोई वास्तविक रेखा नहीं होती, बिंदुओं के बीच कोई वास्तविक रेखा नहीं होती है, किंतु बिंदुओं के मध्य रेखीय प्रभाव आ जाता है, किंतु बिंदुओं के मध्य रेखीय प्रभाव आ जाती है, रेखीय प्रभाव आ जाती है। इस प्रकार की रेखाएं, इस प्रकार की रेखाएं अंतर्निहित रेखाएं या अनुभूत रेखाएं कहलाती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अनुभूत रेखाएं कहलाती हैं, अनुभूत रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं रेखा के प्रभाव। ठीक है, वो दो प्रकार की थी, अब हम बात प्रभाव की करेंगे। रेखा के प्रभाव, ठीक, रेखा के प्रभाव 7 प्रकार के होते हैं। रेखा के प्रभाव 7 प्रकार के होते हैं। रेखा के प्रभाव 7 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सीधी लंबवत रेखा, सीधी लंबवत रेखा, जो हमारी ये सीधी लंबवत रेखा होती है इसकी बात हो रही है। ठीक है, सीधी लंबवत रेखा। ठीक है, आगे देखेंगे पड़ी हुई या क्षैतिज रेखा, पड़ी हुई या क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। नंबर 3 पे देखेंगे कर्णवत रेखा, कर्णवत रेखा, और ये है आपकी कर्णवत रेखा। आगे देखेंगे नंबर 4 पे देखेंगे कोणीय रेखा, कोणीय रेखा, ये है आपकी कोणीय रेखा। ठीक, एक पुंजीय रेखा। नंबर 5, एक पुंजीय रेखा, एक पुंजीय रेखा। ठीक, वर्तुल या चक्राकार रेखा, वर्तुल या चक्राकार रेखा। नंबर
7। नंबर 7 प्रवाही रेखा। ठीक, ये 7 जो है रेखा के प्रभाव होते हैं। ठीक है। नंबर 1 सीधी। नंबर 1 सीधी खड़ी, सीधी खड़ी लंबवत, सीधी खड़ी लंबवत रेखा, सीधी खड़ी लंबवत रेखा। ठीक है, लिखिए प्रतीक। प्रतीक है ये ऊंचाई और ऊर्ध्वगमन का। ठीक है, नीचे लिख लीजिए। प्रतीक किस चीज का है ये? ऊंचाई, क्योंकि ये जो है हमारी सीधी खड़ी लंबवत हमेशा ऊपर की तरफ जाती है ना, तो ये है आपकी ऊंचाई तथा ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन कामा, कामा दृढ़ता, उच्चता, संतुलन, प्रतिष्ठा, 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 उच्चता, उच्चता, प्रतिष्ठा, उच्चता, दृढ़ता, संतुलन, कामा महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा, आकांक्षा, शक्ति इत्यादि। आगे देखेंगे क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, पड़ी हुई रेखा, वह पड़ी हुई रेखा, इसी को कहते हैं आधारगत रेखा, इसी को कहते हैं आधारगत रेखा। ठीक है, आधारगत रेखा ये है आपकी आधारगत रेखा। इसके बारे में लिखिए प्रतीक इसका। इसका प्रतीक लिखिए मानसिक विश्रांति का प्रतीक। मानसिक, मानसिक विश्रांति का प्रतीक। इसका मतलब ये होता है, मानसिक विश्रांति का प्रतीक का मतलब ये होता है कि जो इस तरह से है सोया हुआ व्यक्ति का जो है ये प्रतीक है, तो मानसिक रूप से वो विश्रांति पे है। ठीक है, आगे देखेंगे इसके जो प्रभाव हैं, इसके जो प्रभाव हैं लिखिए स्थिरता, शांति, स्थिरता, स्थिरता, शांति, शांति, विस्तार। विस्तार का मतलब इसको बढ़ाते जाइए, आपका क्षेत्र बढ़ता जाएगा, आपका हो जाएगा। ठीक है, विस्तार। ठीक है, विश्राम, विश्राम, शांत, मौन इत्यादि।
ठीक है। आगे नंबर 3 पे देखेंगे, कर्णवत रेखा। कर्णवत रेखा इसी को कहते हैं आड़ी रेखा। आड़ी रेखा, ठीक है। लिखिए, प्रभाव गति, प्रभाव है इसके गति, ठीक, व्याकुलता, गति, व्याकुलता, नाटकीयता, नाटकीयता, ठीक। आगे देखेंगे उत्तेजना, शांत, मौन इत्यादि। गति, व्याकुलता, नाटकीयता, क्रियाशीलता, उत्तेजना, उत्तेजना, क्रियाशीलता इत्यादि। कोणीय रेखा, कोणीय रेखा, प्रभाव प्रभाव तीव्रता, संघर्ष, व्याकुलता। व्याकुलता सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको सबसे आगे रखेंगे। व्याकुलता, तीव्रता, संघर्ष, असुरक्षा, अस्पष्टता, असुरक्षा, अस्पष्टता, आघात इत्यादि। आगे देखेंगे एक पुंजीय रेखा। एक पुंजीय रेखा, एक पुंजीय रेखा, एक पुंजीय रेखा, ठीक। लिखिए, प्रभाव प्रभाव लिखिए। सबसे पहले प्रकाश, सबसे महत्वपूर्ण है। विस्तार, विस्तार, ठीक। प्रसार, शोभा, कामा, शक्ति, स्वच्छंदता, स्वदेश प्रेम, स्वदेश प्रेम, स्वच्छंदता इत्यादि। शक्ति, इत्यादि। नंबर 6, वर्तुल एवं चक्राकार रेखाएं। वर्तुल एवं चक्राकार, वर्तुल एवं चक्राकार रेखाएं, ठीक है। इन्हीं को कहते हैं कुंडलीकृत रेखा। कुंडलीकृत रेखा, कुंडलीकृत रेखा, कुंडलीकृत रेखा। प्रभाव लिखिए, लयपूर्ण प्रभाव, लयपूर्ण गति, लयपूर्ण गति, भ्रम, भ्रम, उत्तेजना। जो इसमें फेमस है वही आएंगे, ठीक है। नंबर 7 जैसे ये आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा। 7 नंबर पे देखिए, प्रवाही रेखा। प्रवाही रेखा, प्रवाही रेखा, ठीक है।
प्रवाही रेखा, इसमें देखिए क्या प्रभाव है, क्या प्रभाव है, लिखिए लावण्य, मधुरता, सुंदरता, मधुरता, सुंदरता, गति, गति, निरंतर प्रवाह इत्यादि, निरंतर प्रवाह इत्यादि। आगे देखेंगे रेखांकन के प्रकार, रेखांकन के प्रकार कुल 8 प्रकार की होती है, कुल 8 प्रकार की होती है। नंबर एक स्वतंत्र रेखांकन, स्वतंत्र रेखांकन। नंबर 2 स्मृत रेखांकन, स्मृत रेखांकन। नंबर 3 प्रतिरूपात्मक रेखांकन, प्रतिरूपात्मक रेखांकन। नंबर 4 यांत्रिक रेखांकन, यांत्रिक रेखांकन। नंबर 5 सीमांत रेखांकन, सीमांत रेखांकन। नंबर 6 सांकेतिक रेखांकन, सांकेतिक रेखांकन। 7 प्रकृति रेखांकन, प्रकृति रेखांकन। 8 वस्तु रेखांकन। वस्तु रेखांकन। रूप आकृति, रूप आकृति, ठीक है। देखिए ये जो आपका आकृति है, रूप है, इसको फार्म के नाम से भी जानते हैं, शेप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फार्म के नाम से भी जानते हैं और आपका जो है शेप के नाम से भी जानते हैं। चलिए, रूप, आकृति, फॉर्म, शेप के नाम से जानते हैं। ये आपका जो है FORM, देखेंगे इसको, लिखिए फर्स्ट
ऑर्गेनिक, आगे देखेंगे रिवलेशन, REVELATION। आगे देखेंगे मैटर, METTER। रूप, आकृति, फॉर्म, शेप, ये इसका जो है फुल फॉर्म है। रूप दो प्रकार के होते हैं, रूप दो प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। और जो है रूप के प्रभाव 5 प्रकार के होते हैं। रूप के प्रभाव 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पूछने से पहले हो सकता है कभी आपका प्रभाव और प्रकार जो है दोनों पूछ सकता है, इसलिए जो है दोनों आप याद रखिएगा, ठीक है। देखते हैं चित्र भूमि पर प्रथम दृश्य, रूप आकृति देखिए। चित्र भूमि पर प्रथम दृष्टि प्रत्यक्षीकरण, प्रथम दृष्टि प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण रूप कहलाता है, रूप कहलाता। प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है प्रस्तुतिकरण, प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है प्रस्तुतिकरण। चित्रभूमि पर प्रथम दृष्टि प्रत्यक्षीकरण रूप कहलाता है। यानी कि प्रथम दृष्टि जब हमारा पड़ता है चित्रभूमि पर, तो जो हमें आकार दिखाई देता है उसे रूप कहा जाता है। इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी परिभाषा क्या होगी, ठीक। परिभाषा देखिए, रूप वह क्षेत्र या स्थान है, रूप वह क्षेत्र या स्थान है, रूप वह क्षेत्र या स्थान है, रूप वह क्षेत्र या स्थान है जिसका अपना निश्चित आकार, जिसका अपना निश्चित आकार तथा रंग होता है, रंग होता है। रूप का मतलब होता है फॉर्म, जो हमें, आप कह सकते हैं जो हमें स्वरूप दिखाई देता है, जो आकार हमें दिखाई देता है, जो हमें आकृति दिखाई देती है, उसका एक निश्चित जो है स्वरूप होता है, ठीक है। आप किसी भी वस्तु को देख लीजिए, पहले से ही वो वस्तु बनाई गई हो, चाहे प्रकृति के द्वारा बनी हो, उसका एक निश्चित आकार होता है और वस्तु के अकॉर्डिंग, उसकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग जो है उसका जो है निश्चित रंग दिया जाता है। प्राकृतिक रंग होते हैं, मानवीय रंग होते हैं। साधारणतया, आगे लिखेंगे साधारणतया हम यह कह सकते हैं, साधारणतः हम लिखेंगे, साधारणतः हम वस्तु की आकृति को, वस्तु की आकृति, अब देखिए आकृति को नॉर्मली हम वस्तु कह देते हैं, यानी कि वस्तु की जो फिगर है, आकृति को, वस्तु की आकृति को रूप कहते हैं, रूप कहते हैं, रूप कहते हैं, ठीक है। वस्तु की आकृति को रूप कहते हैं, ठीक है। रूप का वर्गीकरण, रूप का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। रूप 2 प्रकार का होता है। रूप जो है आपका 2 प्रकार का होता है। नंबर एक सममित रूप, सममित रूप, इसी को कहते हैं
नियमित रूप, नियमित रूप, इसी को कहते हैं अनियमित, सॉरी ज्यामितीय, ज्यामितीय, ज्यामितीय रूप। दूसरे नंबर पे आपका अनियमित आएगा। नंबर 2 पे सममिति को असममित कहेंगे, असममित। नियमित को अनियमित कहेंगे, अनियमित रूप। तथा जो है जैव रूप, ये ज्यामितीय है और ये आपका जैव रूप है। ये जो है आपकी 2 प्रकार के रूप होते हैं पूरी दुनिया में, ठीक है। पूरी दुनिया में इन 2 रूप के अलावा जो है आपको तीसरा रूप दिखाई नहीं देगा, ठीक है। क्योंकि या तो रूप ऐसा बना होगा दोनों तरफ बिल्कुल बराबर होगा, या तो आपके रूप ऐसे बने होंगे कहीं पे कम कहीं पे अधिक बने होंगे। इसका उदाहरण अगर हम वस्तु चित्रण में ही ले लें, वस्तु चित्रण में ही ले लें तो हम देखेंगे कि अगर हम ग्लास को इस तरह देख रहे हैं और बीच से एक रेखा खींचें तो दोनों तरफ जो है ये बराबर निकल के आएगा। लेकिन यहीं पर सिंपल तरीके से अगर हम एक जग को देख लें, एक जो है हम जग को देख लें और ये हैंडल अगर हम बना दें यहाँ पे, तो ये हमारा आकार बराबर नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है कुछ न कुछ पार्ट्स हमारे यहाँ निकल जाएंगे। इसी प्रकार से जब हमारे पेड़ पौधे निकले होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि इधर बहुत अधिक शाखा और किधर जो है थोड़ी सी शाखा जो है हमारी निकली रहेगी। तो जिसमें जो है डिसबैलेंस रहेगा यानी कि बैलेंस में नहीं रहेगा वो हमारा दूसरा प्रकार का होगा, यानी कि असममित, अनियमित यानी नियम के खिलाफ, और जिसमें बिल्कुल बराबर होगा वो हमारा नियम के अकॉर्डिंग होगा। तो इसी चीज़ को हम लोग लिखेंगे। लिखिए, समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए जब हम किसी भी वस्तु को बना लेते हैं, कोई भी वस्तु बनाएंगे, अगर उसको एक बराबर बीच में लाइन खींचते हैं और दोनों बराबर सेम स्पेस बचता है तो वो आपका जो है ज्यामितीय रूप, नियमित रूप, सममित। सममित का मतलब होता है, मित मतलब आयाम होता है और सम मतलब बराबर होता है, यानी कि बराबर बराबर जो आयाम आए उसको जो है सममित कहेंगे। असम आपका तो पहले हो गया यानी कि बराबर, बराबर ना हो, और मित मतलब आपका आयाम। तो उसमें आपके पेड़ पौधे में, फूल पत्तियों में, जग में, इन सब में जो है हम देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। लिखिए नियमित, सममित, ज्यामितीय। नंबर 1 नियमित, सममित, ज्यामितीय। ज्यामितीय इसलिए हम इसको बोलते हैं क्योंकि आपको पता है कि जब किसी भी आकृति का निर्माण हमें बिल्कुल सीधी और सटीक और बैलेंस में सुव्यवस्थित करनी होती है तो हम ज्यामितीय का प्रयोग करते हैं। लिखेंगे नियमित आकार, नियमित आकार, नियमित आकार, नियमित आकार, नियमित आकार अथवा रूप, नियमित आकार अथवा रूप, अथवा रूप अपने अपने शेष अर्धभाग का, अपने शेष अर्धभाग का, शेष अर्धभाग का, अर्थभाग का ही, शेष अर्थभाग का ही विलोम होता है, यानी उल्टा होता है। विलोम होता है, विलोम होता है, ठीक है। इस तरह के आकारों में, इस तरह के आकारों में, इस तरह के आकारों में, इस तरह के आकारों में एक रसता अधिक तथा बौद्धिक सृजनता कम होती है। एक रसता अधिक, एक रसता का मतलब इनडायरेक्ट आप कह सकते हैं जो है नकल, जो कह सकते हैं नकल प्रकार का, ठीक है। यानी कि कोई उसमें लयात्मकता ना हो, कोई रुचि उसमें ना हो,
कोई उसमें विकृतियां ना हो, उसको एक रस्ता बोलेंगे। ठीक है, आकारों में एक रस्ता अधिक तथा बौद्धिक सृजनता कम होती है, तथा बौद्धिक सृजनता कम होती है, बौद्धिक सृजनता कम होती है। ठीक है, आगे देखेंगे नियमित के अलावा अनियमित, असममित जैव। नंबर 2 अनियमित, सममित, ज्यामितीय। ठीक है, जैव रूप, ज्यामितीय नहीं होगा, जैव होगा। चलिए आगे देखते हैं। असममित, जैव रूप, अनियमित, तीनों में जो है हम इसका और इसका देखेंगे। जैव रूप का लिखिए, अनियमित रूप का अर्धभाग, अनियमित रूप व आकार का अनियमित रूप व आकार का शेष भाग, शेष अर्धभाग। ठीक है, अनियमित रूप व आकार का अर्धभाग शेष भाग से मिलता जुलता नहीं है, मिलता जुलता नहीं है। ठीक है, इसमें बौद्धिक सृजनता अधिक होती है, इसमें बौद्धिक सृजनता अधिक होती है, इसमें बौद्धिक सृजनता अधिक होती है। ठीक है, इन आकारों को चित्रतल पर संतुलित करना कठिन होता है, इन आकारों को चित्रतल पर संतुलित करना कठिन होता है। आगे देखेंगे, ये रूप अधिक रुचिकर होते हैं, ये रूप अधिक रुचिकर होते हैं। ठीक, प्रकृति में इस प्रकार की आकृतियों का बाहुल्य है, प्रकृति में इस प्रकार के आकृतियों का बाहुल्य होता है। ठीक है, जैसे देखिए उसका तो उदाहरण मान लीजिए बहुत सिंपल तरीकों से है, दोनों तरफ का। ठीक है, जैसे पेड़ पौधे फूल पत्ती झरने बादल इत्यादि कर लीजिए। जैसे पेड़ पौधे फूल पत्ती बादल। देखिए बादल भी जब आप उड़ते उड़ते हैं तो उनके आकार प्रकार बदले होते हैं, बादल, झरने, पहाड़ इत्यादि। ठीक है, इस प्रकार की आकृति जो है हमें देखने को मिल जाती है। इसमें रूपों के 5 प्रभाव होते हैं, रूपों के प्रभाव। ठीक, रूपों के प्रभाव प्रमुख रूप से रूप के 5 प्रभाव
होते हैं। 5 प्रभाव होते हैं। आयताकार रूप, नंबर 1 आयताकार रूप। आयताकार रूप अस्थायित्व का, एकता का, शक्ति का। शक्ति का, अस्थायित्व यानी कि स्थिरता, यानी कि स्थिरता। ठीक है, शक्ति, अस्थायित्व, स्थिरता और एकता का ये प्रतीक होता है। इस प्रकार की, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, आयताकार पूछा जाता है। नंबर 2, जो त्रिभुजाकार रूप होते हैं उनके साथ क्या होता है? जो त्रिभुजाकार होते हैं, त्रिभुजाकार रूप होते हैं, उनकी क्या अपनी विशेषता होती है? ठीक है, यानी कि ये वाले त्रिभुज, ये वाले, ठीक है, खास करके ये वाले, शांति, सुरक्षा, लावण्य, गति, ब्रह्मांड। शांत, सुरक्षा, एक सेकेंड, इसका शांत और सुरक्षा नहीं होगा, ठीक है, शांत हटा दीजिए, शांत नहीं होगा, सुरक्षा होगा। ठीक है, कैद है तो ये सुरक्षा होगा। ठीक है, अशांति होगी, अशांति होगी, इसमें अशांति होती है और सुरक्षा होता है। ठीक है, शाश्वत होता है, विकास भी होता है। ठीक है, इस तरह से बढ़ते हुए ऊपर जाएगा तो विकास भी होगा और जो है शाश्वत भी होगा, शाश्वत भी होगा। ठीक है, आगे इसमें प्रजनन की जो है शक्ति होती है, प्रजनन की होती है शक्ति, इसमें जो है प्रजनन की होती है। नंबर 3, त्रिभुजाकार रूप के बाद गोलाकार रूप। नंबर 3 गोलाकार रूप। अब गोलाकार में क्या होता है? ठीक है, गोलाकार में क्या होता है लिखिए, शांति, सुरक्षा, लावण्य, गति। शांत, सुरक्षा, लावण्य, गति, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड भी गोल माना जाता है ना, ब्रह्मांड। ठीक, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे वर्गाकार रूप। वर्गाकार रूप, वर्गाकार रूप। ठीक, निरस्ता, अस्थायित्व, निरस्ता, अस्थायित्व, निरस्ता, अस्थायित्व। नंबर 5, नंबर 5 अंडाकार रूप। अंडाकार रूप, अंडाकार रूप, इसमें क्या हमें मिलता है देखने को? लावण्य, सृजनात्मकता, नित्यता। सृजनात्मकता और नित्यता, नित्यता नोट करके लिखिए। विलोम त्रिभुजाकार, विलोम त्रिभुजाकार, विलोम त्रिभुजाकार में अशांति तथा लिप्तता होती है। त्रिभुजाकार में अशांति तथा लिप्तता, देखिए धीरे धीरे अंदर जा रहा है ना, तो समाप्ति की तरफ जा रहा है। लिप्तता होती है, लिप्तता होती है। ठीक है, इस प्रकार से जो है हमारा रूप समाप्त होता है। इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे वर्ण। ठीक।